carbohydrates as energy source, and what different types of carbohydrates, monosaccharides, disaccharides, and polysaccharides as structural support, chitin, cellulose, glycocalyx and the extracellular material. स्टूडेंट्स यहाँ इस के अंदर हम ये देखेंगे कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो एनिमल्स के अंदर क्या क्या रोल प्ले कर रहे हैं, या लिविंग थिंग में जिन जनरल क्या क्या रोल प्ले कर रहे हैं. क्योंकि बायोमॉलिक्यूल्स के 4 मेजर क्लासेस हैं. बायोमॉलिक्यूल्स में हमारे प्रोटीन है, प्रोटीन के बाद लिपिड्स हैं और न्यूक्लिक एसिड्स हैं. तो ये इन तीन की निस्बत कार्बोहाइड्रेट्स क्या डिफरेंट जो है परफॉर्म कर रहा है. तो कार्बोहाइड्रेट्स के जो 2 मेजर रोल्स हैं, एक विद रेफरेंस टू एनर्जी प्रोवाइडिंग है कि वो एनर्जी क्या करे प्रोवाइड करेगा, और दूसरा जो इसका मेजर रोल है वो है कि ये डिफरेंट स्ट्रक्चर जो है वो उसको बनाएगा. विद रेफरेंस टू एनर्जी अगर हम देखें तो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इज़ कार्बोहाइड्रेट. अच्छा, मेन सोर्स मैं क्यों कह रहा हूँ, बेसिकली जो हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा भी मिलती है. लिपिड्स भी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ज़्यादातर एनर्जी जो आती है वो कार्बोहाइड्रेट से आती है. जैसे अगर 60 to 65% एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से आएगी, और तकरीबन 35% या 35% एनर्जी जो है वो लिपिड से या प्रोटीन से आएगी. तो इसका मतलब यह है कि जो मोस्ट ऑफ एनर्जी इज कमिंग फ्रॉम दी कार्बोहाइड्रेट्स. एट एन एवरेज वी रिक्वायर 225 to 325 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट पर डे. एक दिन में हमें तकरीबन जितनी कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो रिक्वायर हैं ताकि हमारी एनर्जी नीड जो है वो पूरी होती रहे. अब कार्बोहाइड्रेट्स में ये एनर्जी जो है वो डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स हैं जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. अब इसमें जो फर्स्ट वन जो एनर्जी सोर्स के तौर पर यूज़ होते हैं वो है मोनोसैक्राइड्स. ग्लूकोज सबसे प्राइमरी जो सोर्स है एनर्जी का हमारी बॉडी के अंदर वो ग्लूकोज है. ग्लूकोज बेसिकली इट इज़ सेंथिसाइज ड्यूरिंग द फोटोसिंथेटिक प्रोसेस. प्लांट इसको सेंथिसाइज करते हैं ग्लूकोज को. प्लांट खुद भी इससे एनर्जी हासिल करते हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, जबकि जो एडिशनल अमाउंट होती है वो एनिमल्स यूज़ करते हैं उसको. तो इस तरह से ग्लूकोज इज सेंथिसाइज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. ये एक मोनोसैक्राइड है जो एनर्जी प्लांट्स को प्रोवाइड कर रहा है, एनिमल्स को जो प्रोवाइड कर रहा है. जी, इसके अलावा जितने भी ऑल अदर लिविंग टाइप्स हैं जैसे बैक्टीरिया है, फंगस है, दे आर आल्सो गेटिंग एनर्जी फ्रॉम मोनोसैक्राइड्स. अदर मोनोसैक्राइड्स में फ्रुक्टोज एंड ग्लैक्टोज हैं. ग्लैक्टोज जब हम फूड में लेते हैं, ग्लैक्टोज बेसिकली मिल्क शुगर के अंदर मौजूद है. जब हम मिल्क लेते हैं तो ये जब ब्रेक डाउन होगी हमारी बॉडी के अंदर जाकर तो उसे ग्लैक्टोज बनेगी. ग्लैक्टोज हमारी बॉडी के अंदर जाकर सेल के अंदर जाकर इट इज़ कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज. तो ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है तो इससे हमें जो एनर्जी मिलेगी. जब फ्रुक्टोज जो है, फ्रुक्टोज डायरेक्टली ग्लाइकोलाइसिस में एंटर हो जाती है. ग्लाइकोलाइसिस आपको पता है कि ये एक पाथवे है जिसमें है जिसको हम रेस्पिरेशन या सेलुलर रेस्पिरेशन का नाम देते हैं. ग्लाइकोलाइसिस, फिर क्रेब साइकिल, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. ये वो साइकिल चलता है, ये वो स्टेप्स हैं जिसके दौरान एटीपी जो है वो प्रोड्यूस होती है. तो सेकेंड वन द डाइसैक्राइड्स. डाइसैक्राइड्स आर आल्सो यूज्ड एज एनर्जी सोर्स. मोनोसैक्राइड प्योरली हम कम लेते हैं क्योंकि जो हम डाइसैक्राइड या पॉलीसैक्राइड लेते हैं वो हमारी बॉडी में जाकर मोनोसैक्राइड्स बनाते हैं. तो सेलुलर लेवल के ऊपर तो हमें मोनोसैक्राइड्स ही मिलते हैं, लेकिन जो हम इनटेक करते हैं फॉर एनर्जी यूज़ उसमें हमारे पास डाइसैक्राइड एक इंपॉर्टेंट है. जैसे हम मिल्क लेते हैं तो मिल्क के अंदर जो है वो बेसिकली क्या है, मिल्क शुगर है. मिल्क शुगर कौन सी है, इट इज़ लैक्टोज. तो लैक्टोज है. इसी तरह से सुक्रोज, सुक्रोज का जो नेचुरल सोर्स, सुक्रोज को हम आम ज़बान में चीनी कहते हैं, यानी शुगर जो है वो टेबल शुगर जो है वो. तो जो सुक्रोज है इसका जो नेचुरल सोर्स है दैट इज़ द शुगर केन. शुगर केन है और इसके अलावा शुगर बीट्स हैं, चुकंदर है, यानी गन्ना, और तो ये इसके नेचुरल सोर्स हैं. जबकि हमारे यहाँ आपको पता ही है शुगर मिल्स जो हैं दे आर वेरी फेमस, और यहाँ से भी फेमस हैं, लेकिन ज़्यादातर जो इसका वो क्योंकि शुगर हमारे मुल्क में प्रोड्यूस होती है और हमारा मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा शुगर प्रोड्यूस करता है. हम शुगर के मामले में तकरीबन जो है वो सेल्फ सफिशेंट हैं, खुद कफील है. अब ये जो शुगर है एक तो हम डायरेक्टली जो है वो लेते हैं इसको, और डिफरेंट डेजर्ट्स वगैरह जितने बनाते हैं उसके अंदर शुगर मौजूद है. इवन जितने भी हम बेकरी प्रोडक्ट्स या जो भी मीठा खाते हैं उसके अंदर बेसिकली सुक्रोज ही मौजूद होता है. ये डाइसैक्राइड है. इस तरह से जो कुछ ऐसे हैं जो जिनके जिसमें माल्ट्स हैं डिफरेंट टाइप्स के, या कह सकते हैं कुछ स्वीट पोटैटोज़ हैं. तो ऐसी चीज़ें जो लिटिल बिट स्वीट हैं, जो पॉलीसैक्राइड थे बेसिकली जो पोटैटोज़ हैं वो स्टार्च है, स्टार्च की थोड़ी सी ब्रेकडाउन होगी तो उससे माल्टोज़ बन जाएगा. तो माल्टोज़ भी एक एडिशनल थर्ड डाइसैक्राइड है जो एज एनर्जी सोर्स के तौर पर यूज़ होता है. ये जितने भी डाइसैक्राइड्स हैं दे आर पार्ट ऑफ आवर डाइट, वी इनटेक दैम
डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर जाकर डाइसैकेराइड ब्रेक डाउन होंगे, उससे मोनोसैकेराइड रिलीज होंगे। तो हम कह सकते हैं कि डाइसैकेराइड आर आल्सो द एनर्जी सोर्स, लेकिन ये चीज़ आपने याद रखनी है, डाइसैकेराइड डायरेक्टली एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, बल्कि डाइसैकेराइड्स जब हम इनटेक करते हैं तो डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर जाकर सुक्रोज की ब्रेकडाउन करने के लिए सुक्रेज मौजूद है। सुक्रोज को ब्रेकडाउन कर देगा, उसमें से ग्लूकोज अलग कर देगा, फ्रुक्टोज अलग कर दे, फिर ये ब्लड में चली जाएंगी दोनों चीज़ें। इस तरह से अगर हम माल्टोज ले रहे हैं तो हमारी इंटेस्टाइन के अंदर माल्टेज एंजाइम मौजूद है। वो क्या करेगा, माल्टेज जो है वो माल्टोज की ब्रेकडाउन करेगा, दोनों ग्लूकोज को अलग अलग कर देगा और ब्लड में चले जाएंगे दोनों। इस तरह से अगर लैक्टोज मिल्क हम ले रहे हैं तो जो मिल्क शुगर है, जो लैक्टोज है, लैक्टोज की ब्रेकडाउन के लिए लैक्टेज एंजाइम हमारी इंटेस्टाइन में मौजूद है। वो क्या करेगा कि लैक्टोज की ब्रेकडाउन करेगा, लैक्टोज में से ग्लैक्टोज को अलग कर देगा, ग्लूकोज को अलग कर देगा, और फिर ये दोनों ब्लड में एब्जॉर्ब होकर सेल्स तक पहुंच जाएंगे। पॉलीसैकेराइड्स एनर्जी सोर्स के तौर पर जो यूज़ होते हैं वो ग्लाइकोजन है और स्टार्च है, और इसके अलावा सेलुलोज भी है। सेलुलोज का खैर हम इसको देखते हैं। स्टार्च में जो हम फूड इनटेक करते हैं मोस्टली इट इज स्टार्च। एनर्जी के तौर पर हम क्या करते हैं, जितने बेकरी प्रोडक्ट्स लेते हैं, ठीक है, रोटी खाते हैं हम, चावल खाते हैं, ठीक है, राइस, ब्रेड, जितनी भी चीज़ें हैं, दे आर ऑल मेड अप ऑफ स्टार्च। वो सब स्टार्च है हमारी बॉडी के अंदर। जैसे वो इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा, ब्रेकडाउन होकर ग्लूकोज बन जाएगा और एनर्जी बॉडी को मिलेगी। ग्लाइकोजन हमारे फूड में तो कम है, ज़्यादातर ग्लाइकोजन हमारे जो फूड हम लेते हैं वो एडिशनल जो ग्लूकोज है, जो अजाफी ग्लूकोज होता है, वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, तो ये ग्लाइकोजन फिर बाद में ग्लूकोज प्रोवाइड करती है। सेलुलोज, ह्यूमन जो इंसान जो है वो सेलुलोज को यूटिलाइज नहीं कर सकता, लेकिन बहुत सारे एनिमल्स हैं जो सेलुलोज की ब्रेकडाउन करते हैं और इसे ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो बनाते हैं और फिर उससे एनर्जी हासिल होती है। तो इससे स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज तीनों चीज़ें टूटती हैं तो ग्लूकोज बनता है, और फिर ग्लूकोज आगे एनर्जी जो है वो डायरेक्ट एनर्जी सोर्स के तौर पर यूज़ होता है। तो हम कह सकते हैं पॉलीसैकेराइड जो इनडायरेक्ट एनर्जी सोर्स हैं, इनसे जो बनने वाला ग्लूकोज है वो डायरेक्ट एनर्जी सोर्स होगा। स्ट्रक्चरल सपोर्ट, कार्बोहाइड्रेट्स का जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट है उसमें काइटिन और सेलुलोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। काइटिन एक्सोस्केलेटन ऑफ सम इनवर्टिब्रेट्स, स्पेशली आर्थ्रोपोड्स जो हैं। आर्थ्रोपोड्स में इंसेक्ट्स वैसे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी ज़मीन के ऊपर मौजूद हैं, एनिमल्स में, लिविंग एनिमल्स का तकरीबन 90% जो है वो इंसेक्ट्स हैं, और सारे के सारे इंसेक्ट का जो एक्सोस्केलेटन है वो जो है काइटिन का बना हुआ है। अच्छा, इसी अप्रोच को देखते हुए अब साइंटिस्ट इस चीज़ पे जा रहे हैं कि क्यों ना अगर काइटिन जो है इसको हम ब्रेक डाउन करें और इससे डिफरेंट जो वो फूड या फिर कह सकते हैं कि जो फर्टिलाइज़र या कोई ऐसा प्रोडक्ट जो है ऑर्गेनिक जो है वो मटीरियल जो है तैयार किया जाए काइटिन के ब्रेक डाउन करने से। बहरहाल काइटिन इज़ अ पार्ट ऑफ एक्सोस्केलेटन, ठीक है। इंसेक्ट्स का, इसके अलावा क्रस्टेशियन भी आर्थ्रोपोड्स होते हैं लेकिन ये वाटर के अंदर रहते हैं, ठीक है। क्रैब्स वगैरह जो होते हैं ये क्रस्टेशियंस में आते हैं। तो काइटिन क्या करती है कि एक सपोर्ट प्रोवाइड करती है, एक तो जो एक्सोस्केलेटन है वो सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, दूसरा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो है इसका प्रोटेक्शन भी देती है, क्योंकि एक्सोस्केलेटन वेरी हार्ड होता है, नीचे सॉफ्ट एनिमल इसके अंदर है, तो जो प्रीडेटर है वो आकर इसको ऊपर से खाने की कोशिश करेगा, ऊपर से हार्ड एक्सोस्केलेटन की वजह से वो इसको जो एनिमल है वो सेव रहता है। इसलिए अगर आप डॉक्यूमेंट्री वगैरह देखें ना, बहुत सारे एनिमल्स जो होते हैं उनको प्रीडेटर तब अटैक करते हैं जब उनका एक्सोस्केलेटन उतरता, मोल्टिंग होती है ना, कि जब वो एक्सोस्केलेटन उतरना है, एनिमल ने थोड़ा बड़ा होना फिर एक्सोस्केलेटन बनना है, तो वो जब एक एक्सोस्केलेटन उतर कर नया एक्सोस्केलेटन बनने का टाइम है उस दौरान मोस्टली प्रीडेटर अटैक करते हैं, क्योंकि वो एक्सोस्केलेटन उनको उस वक्त हिंडर नहीं करता है। दूसरा इंपॉर्टेंट रोल सेलुलोज है। सेलुलोज जो है ये प्लांट्स के अंदर मेन इसका रोल है, कि प्लांट्स का जो स्ट्रक्चर है वो सेलुलोज का बना हुआ है। ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स की टर्म जो है वो बहुत कॉमन नहीं है, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा देखें तो ये बेसिकली ग्लाइकोकैलिक्स जो, अगर सेल का हम नॉर्मली तो ड्रॉ करते हैं, जहाँ एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं ये सेल है, लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ देखें, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में सेल को देखें तो उसके बाहर सेल मेम्ब्रेन के ऊपर बहुत सी ब्रांचेस निकली होती हैं, ऐसे वॉर्ल निकले हुए हैं। यूँ समझे जैसे सर के ऊपर से बहुत से बाल हैं या बॉडी के ऊपर से बहुत से हेयर बाहर निकले हुए हैं, इसी तरह सेल के ऊपर बहुत सारी जो है वो साइड्स के ऊपर जो है ब्रांचेस जो है वो निकली होती हैं। वो बेसिकली जो ब्रांचेस सेल के बाहर निकली हैं उसको कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, और वो कार्बोहाइड्रेट्स के बने हुए होते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स का जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो सेल का बाकी इन्वायरमेंट से रब्ता है, यानी दूसरे सेल से सेल टू सेल जो कम्युनिकेशन होती है वो ग्लाइकोकैलिक्स के थ्रू होती है। इसके अलावा जो है वो डिफरेंट जो मॉलिक्यूल्स आकर सेल से अटैच होते हैं उनको रिकग्नाइज करना, आइडेंटिफाई करना भी ग्लाइकोकैलिक्स का काम है।
तीसरा जो लास्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन है वो एक्स्ट्रासेलुलर मटेरियल के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो स्ट्रक्चरल रोल प्ले करते हैं। एक्स्ट्रासेलुलर मटेरियल में डिफरेंट सेल्स को इम्प्रेगनेट करना। अगर हम देखें ना हमारे बोन्स के सेल बड़े सीमेंट हुए हैं, ठीक है, बोन के अंदर बिल्कुल जहाँ फिक्स हुए हैं। क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल ने उसको बिल्कुल फिक्स किया हुआ है। इस तरह से हमारी स्किन के अगर सेल्स हैं, अगर देखें तो ये भी बिल्कुल जो है क्या है, फिक्स्ड रहते हैं। ये नहीं कि अगर हम इसको देखें ये हार्ड है। हालांकि सेल की सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो थोड़ी सी इतनी हार्ड नहीं होती है। सेल मेम्ब्रेन तो वैसे ही फ्लूइड होती है। तो बेसिकली एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल होता है जो सेल्स को इम्प्रेगनेट करता है, सीमेंट की तरह उसको क्या करता है, उनको जोड़ देता है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल फिर कहाँ मौजूद हैं? जितना जहाँ भी सेल्स के बाहर का एनवायरनमेंट सेल्स को इकट्ठा करने के लिए मौजूद है। जॉइंट्स हमारे जो हैं, जो जॉइंट्स के अंदर जो है वो जिसको कहते हैं कि जोड़ों के अंदर जी शोरबा ख़त्म हो गया, वो शोरबा नहीं, बेसिकली क्या है कि उसके अंदर जो साइनोवियल फ्लूइड है एक्चुअली, तो साइनोवियल फ्लूइड के अंदर मैक्सिमम जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स जो है मौजूद हैं। विट्रस ह्यूमर आइज़ का जो है, ठीक है, आइज़ के अंदर जो फ्लूइड है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद हैं। टेंडन्स, लिगामेंट्स और स्किन के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं।